नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। देखिए माँ जी, आप इस गाड़ी से उतर जाइए। आप समझते क्यों नहीं हैं, यह गाड़ी गणपति विसर्जन के लिए जा रही है। उस पुलिस वाले ने कमला जी से कहा। कमला जी बोली, नहीं बेटा, यह मेरे बेटे की गाड़ी है। वह हम सबको गणपति विसर्जन कराने के बाद घुमाने लेकर जाएगा। वह तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस छूट गया, बस वही लेने गया है, आता ही होगा, फिर हम चले जाएंगे। तुझे पता है बेटा, मेरे बेटे ने अपनी माँ को बाहर घुमाने ले जाने के लिए अपने ऑफिस से पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। कमला जी ने उस पुलिस वाले से कहा और फिर किसी छोटे बच्चों की तरह अपने बेटे बहू के इंतज़ार में चारों तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। पिछले 5 घंटे से उनकी बूढ़ी निगाहें बस अपने बहू बेटे को देख रही थी। पुलिस वाले उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं मानी। थक हार कर पुलिस वाले भी वहीं बैठ गए थे, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि उनका बेटा बहू अब लौट कर नहीं आएंगे। दोपहर से रात हो चली थी, पर उस बूढ़ी आँखों से अभी तक उम्मीद की चमक कम नहीं हुई थी। तभी एक महिला पुलिसकर्मी का फ़ोन बजा और उसने कमला जी को फ़ोन पकड़ा दिया। उधर से आई आवाज़ को सुनकर कमला जी तुरंत गाड़ी से नीचे उतर गई और चहकते हुए पुलिस वालों से बोली, क्या सच में मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा है? हाँ माँ, आप चलो तो सही। उस पुलिस वाला उनका हाथ थाम कर बोला और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर पहुँचे। उस पुलिस स्टेशन के चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए कमला जी बोली, कहाँ है मेरा बेटा? तुम तो बोले थे कि वह मेरा इंतज़ार कर रहा है, कहाँ है वह? कमला जी परेशान होती हुई बोली, अम्मा आता ही होगा, तब तक आप यह बताइए, आप चाय पिएंगे? उस पुलिस वाले ने पूछा। तो रोटी मिलेगी बेटा, सुबह से बहुत भूखी हूँ, कमला जी नम आँखों से बोली। तो एक कांस्टेबल पास के एक ढाबे से कमला जी के लिए खाना लेकर आया। कमला जी ने ऐसा खाना आज बरसों बाद खाया था। एक पुलिस वाले ने पूछा, अम्मा आपके बेटे का क्या नाम है, क्या करता है वह, कहाँ रहता है? पर कमला जी कुछ भी बताने से असमर्थ थी। शायद थोड़ा बहुत उनकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ था। सारे पुलिस वाले पूछ पूछ कर थक चुके थे, लेकिन कमला जी बस एक ही बात कहती, मेरा बेटा मुझे घुमाने ले जाएगा। जब 2 दिन तक भी उनके बेटे का कुछ अता पता नहीं चला, तो मीडिया वालों को बुलाकर उनके बेटे को खबर लेने के लिए कहा गया। आज सुबह से हर न्यूज़पेपर चैनल पर कमला जी की ही खबर दी जा रही थी। कमला जी टीवी पर भी बार बार रोते हुए एक ही बात बोले जा रही थी, कोई मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। टीवी पर कमला जी को देखकर कांति जी के हाथ से चाय की प्याली छूटकर ज़मीन पर धम से गिर पड़ी और उनकी आँखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह तुरंत ही गाड़ी पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंची तो कांति जी ने कमला जी को गले से लगा लिया और रोने लगी। तो एक पुलिस वाले ने पूछा, कौन है मैडम आप, क्या आप इनको जानती हैं? कांति जी कुछ नहीं बोली। हमेशा अपनी बातों से सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली कमला की हालत यह कैसे हो गई, यही सोचकर कांति जी अभी तक हैरान थी। उन्हें आज भी याद है जब वह पहली बार शर्मा परिवार की बहू बनने जा रही थी, तो शादी के दिन जैसे तैसे नज़दीक आ रहे थे, वैसे वैसे कमला जी का मन घबरा रहा था। कारण था ससुराल का संयुक्त परिवार, जबकि मायके कमला जी के पापा की ट्रांसफ़र वाली जॉब होने के कारण कमला जी एकल परिवार में ही पली थी। कमला क्या सोच रही है, क्यों अकेले बैठी हो? एक दिन कमला की सहेली सावित्री उससे मिलने आई
और पूछा, बस यार ऐसे ही। अच्छा सावित्री, यह बता, तेरी सारी संयुक्त परिवार में शादी हुई है, तेरा अनुभव कैसा है संयुक्त परिवार को लेकर? सावित्री के सवाल का जवाब देने की जगह कमला जी खुद सवाल पूछ बैठी उससे। मत पूछो यार, यह ससुराल ही अपने आप में बवाल होते हैं। उस पर संयुक्त ससुराल तो बवाल जान होते हैं। सारा काम घर की बहू के हिस्से और फरमाइश से बाकी परिवार की आदत थी। सावित्री मुंह बिचकाकर बोली। सावित्री से बात कर कमला जी और ज़्यादा घबरा गई। क्या ज़रूरत थी पापा को मेरे लिए संयुक्त परिवार ढूंढने की? पर हाँ, मैं ही बोली थी, हे भगवान तुम ही बचाना अब मुझे। खुद से ही अक्सर बातें करती। उसके जितने भी सहेलियों की शादी हो चुकी थी, सभी ससुराल की बुराई ही करती थी, जिसे कमला जी मन ही मन घबराने लगी थी। खैर शादी का दिन आया और घबराई और शर्माई हुई कमला जी अपने पिया के घर पहुंच गई। उनका स्वागत बहुत ज़ोर शोर से हुआ। कमला जी को तरह तरह के कपड़े डिजाइन करने का बहुत शौक़ था। वह आगे चलकर एक डिजाइनर बनना चाहती थी, पर माँ अक्सर बीमार रहती तो पिता ने उसकी जल्दी ही शादी कर दी थी। ससुराल में संयुक्त परिवार होने के कारण हर वक्त कोई ना कोई उनके साथ होता और उन्हें असहज करने की कोशिश करता, पर कमला जी को लगता यह 4 दिन की चांदनी है। कमला जी के ससुराल में ताई, चाचा, दादी, जेठानी, ननद सभी थे, जो हर वक्त नई भाभी के इर्द गिर्द मंडराते रहते थे। कमला जी की शादी को 2 दिन हो गए थे। आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी, तो कमला जी के हाथ पैर फूले हुए थे। ऐसा नहीं कि कमला जी को खाना बनाना नहीं आता था, पर 4 लोग का बनाने और 20 लोगों का बनाने में अंतर होता है। उस पर नई रसोई, नए लोग और नई पसंद। सुबह से ही कमला जी के पति की बुआ का परिवार, उनकी ताई चाची की बेटियों का परिवार भी आ गया था कमला जी के हाथ की रसोई खाने। बेटा छोले चावल बनाने हैं, इससे रोटी कम बनानी पड़ेगी, साथ में खीर तो बनेगी ही और मटर पनीर की सब्जी, रोटी। सास ने रसोई में आकर कमला जी को खाने का मेन्यू बताया। बड़े बड़े पतीले देख कमला जी का सर चकराने लगा। सास ने कमला जी की तरफ देखा और सर्दी में उनके माथे पर आए पसीने को देख समझ गई बहू खाना बनाने को लेकर चिंतित है। देखो छोले, खीर और सब्जी बन गई है, चावल तुम्हारी जेठानी आरती बना देगी। कमला जी की सास ने पतीले उघाड़ते हुए कहा, माँ जी यह सब किसने, कब और क्यों बनाए? रसोई तो मुझे बनानी थी ना। कमला जी वह सब देखकर चौंकते हुए बोली, आहिस्ता बेटा, बाहर मेहमान भी हैं, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि यह तुमने नहीं बनाया है। यह सब हम लोगों ने 4 बजे उठकर ही बना दिया था। तभी रसोई में ताई जी चाची जी के साथ आते हुए बोली, चलो तुम फटाफट साड़ी का पल्ला दबाओ और लग जाओ काम पर। तभी कमला जी की जेठानी आई और मुस्कुराते हुए बोली, काम? सब काम तो आप सब ने कर दिए भाभी। कमला जी नम आँखों से बोली, ससुराल ऐसा होता है, यह तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था। हाँ तो बनाया हमने है, पर लोगों को तो यह लगना चाहिए कि तुमने बनाया है, तो थोड़ी थकी हुई अस्त व्यस्त सी तो लगनी चाहिए ना हमारी देवरानी। कमला जी के जेठानी मुस्कुराते हुए उसका पल्लू साइड में ठूस दी और उसके बाल थोड़े बिखराती हुई बोली, कमला बहू खाने में क्या क्या बना रही हो? तभी बुआ सास रसोई में आते हुए बोली, जी बहू तो सुबह जल्दी उठकर ही तैयारी कर दी सारी, अब तो बस रोटियां बनानी बाकी है, उसमें हम थोड़ी मदद कर देंगे, बेचारी थक गई होगी। ताई जी बुआ से बोली, हाँ यह तो है, पर लगता है तुम्हें सर्वगुण संपन्न बहू मिल गई है, जो इतनी सुबह उठकर रसोई में लग गई। खैर
कमला रोटियां करारी करारी बनाना जरा, बुआ जी बोली। और कमला जी और उनकी जेठानी को छोड़ बाकी सब बाहर आ गए। कमला जी के जेठानी चावल भी बना चुकी थी तो बनते खाना लगा दिया गया। सारे काम निपट गए और सबने खाना की तारीफ करते हुए कमला जी को उपहार भी दिए। लो कमला बेटा, तुम्हारा रोटी बनाने का नेग। मेहमानों के जाने के बाद दादी सास ने कहा और सब उन्हें नेग देने लगे। पर दादी जी, खाना तो मैं नहीं बनाया, वह तो माँ जी, चाची जी, ताई जी और भाभी ने बनाया, फिर नेग पर मेरा हक कैसा? कमला जी ने कहा, बेटा खाना हम सब ने बनाया क्योंकि यह हम सब का परिवार है और तुम इस परिवार की नई सदस्य हो। हमें पता है तुम एकल परिवार की हो और हमारा यह परिवार इतना विशाल है। तुम पर आते बोझ डाल देते तो यह परिवार तुम्हारे लिए बोझ बन जाता। रही नेग की बात, यह तुम्हारा हक है। ताई जी मुस्कुराते हुए कमला जी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सच ताई जी, परिवार ऐसा होता है मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो डरती थी कि ससुराल के संयुक्त परिवार में कैसे एडजस्ट करूंगी। सहेलियों से ससुराल के बारे में वैसे ही इतनी नकारात्मक बातें सुनी थी, पर आप सब ने तो हमें अपने परिवार से एडजस्ट शब्द ही निकाल दिया और मुझे ऐसे अपना लिया जैसे मैं यहीं की हूँ। कमला जी आंखों में आंसू भरते हुए बोली थी, यहाँ की थी नहीं पर अब यहीं की हो गई हो तुम। और परिवार का सही मतलब यही होता है, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाना, तभी तो वह जुड़ा रहता है। एक एक फूल जब प्यार के धागे में पिरता है तभी माला बनती है। धागा टूटते ही माला बिखर जाती है। बस तुम भी इस माला को कभी टूटने मत देना बेटा। सबको प्यार से अपनाना और सबका प्यार पाना। दादी सास कमला जी के आंसू पोंछती हुई बोली, जी दादी, जिस माला को एक एक फूल इतना प्यारा हो उसे कौन तोड़ना चाहेगा। कमला जी दादी के गले लगती हुई बोली थी, चलो चलो अब सब रेडी हो जाओ, ताऊ जी हमें आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं। तभी कमला जी की ननद वहाँ आकर बोली, अरे तेरे ताऊ जी को सर्दी में आइसक्रीम की क्या सूझी। दादी बोली, दादी नहीं, भाभी को आइसक्रीम बहुत पसंद है तो यह उनके लिए ट्रीट है, तो हम सब बच्चे तो जाएंगे ही। रही आपकी बात, आपका बुढ़ापा है तो आप सोच लीजिए कभी। कमला जी की ननद दादी को छेड़ते हुए बोली और जानबूझकर आखिरी वाक्य अधूरा छोड़ दिया, बूढ़ी होगी तेरी माँ, मैं क्यों बूढ़ी होंगी, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी और आज तो कमला की पसंद की खाऊंगी। दादी के इतना बोलते ही सब खिलखिला दिए और आइसक्रीम खाने चल दिए। कमला जी कुछ ही दिनों में उस परिवार में ऐसे रच बस गई थी जैसे वह उन लोगों को बचपन से जानती हो। अगर तीज त्योहार पर मायके जाने की बात आती तो कमला जी ससुराल से मायके रोते हुए जाती और जाते जाते सबको रुला जाती थी। कमला जी के पति तो अपने ही परिवार से झूठ मूठ के चिढ़े रहते क्योंकि उन्हें कमला जी के साथ ज़्यादा वक्त बिताने को नहीं मिलता था। पूरे दिन कोई न कोई उनके साथ रहता ही रहता था और रात में तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर आधी रात तक हंसी ठिठोली में लगा रहता और कमला जी कभी दादी माँ की पुरानी बातों में मसरूफ़ हो जाती तो कभी माँ के बालों की तेल मालिश में लग जाती। यह सब देखकर बेचारे कमला जी के पति अंदर ही अंदर जल भून रह जाते और कभी गुस्से में वह कमला जी को कुछ कहना चाहते तो दादी माँ पापा सब कमला जी के तरफ से मैदान में उतर जाते थे। यह सब देखकर कमला जी के पति हमेशा चिढ़े चिढ़े रहते थे, लेकिन अंदर से खुश थे कि कैसे एकल परिवार से आई
कमला जी ने उनके परिवार को अपने प्यार के एक धागे में पिरो रखा था। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। इन 5 सालों में कमला जी 3 बेटों की माँ बन चुकी थी। जब उनको पहली बार 2 जुड़वा बेटे हुए थे तो जैसे पूरे घर में खुशियाँ ही बढ़ गई थी। पूरे दिन घर में धमाल चौकड़ी मची रहती। सब लोग बच्चों के बच्चे बन जाते और कमला जी को तो उनकी दादी सास ने 3 महीने तक ज़मीन पर पैर नहीं रखने दिया था। एक बच्चे की तरह कमला जी की सास और दादी सास उनका ख्याल रखती थी। कमला जी को ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए उनकी दादी सास बच्चों को फीडिंग कराने के बाद दोनों पोतों को ज़्यादातर अपने पास ही रखती थी। वक्त धीरे धीरे बीता। समय के साथ साथ एक एक करके सबका साथ छूटता चला गया। पहले दादी सास और फिर ससुर जी भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। ननद भी अपने घर की हो गई थी। चाची ताई सास अपने अपने बेटे बहू के साथ दूसरे शहर में चले गए थे। बेचारी कमला जी की सास भी कब तक उनके साथ निभाती। एक दिन वह भी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गई तो बच्चों के पालन पोषण के लिए उन्होंने सिलाई का काम करना शुरू किया। सब लोग उनकी सिलाई की तारीफ करते नहीं थकते थे। सब कहते हैं तुम्हें तो डिजाइनर बनना चाहिए, पर बच्चों की जिम्मेदारी के कारण कभी ध्यान ही नहीं दिया। तीनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी करवाई। इतना कष्ट सहने के बाद कमला जी ने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ कमला जी को अकेले छोड़कर चले गए। दीदी, आपके भाई इस दुनिया से क्या गए? आपके उन दोनों भतीजे के लिए यह माँ मायने ही नहीं रखती। वह तो मुझे तिजोरी की चाबी समझते हैं। उन्हें जरा सी भी मेरी चिंता नहीं है। जब भी बात करते हैं तो पैसे और इस घर को बेचने की बात करते हैं। यह पूरा घर मुझे काटने को दौड़ता है, पर वह है कि यहाँ आकर रहना नहीं चाहते हैं। औरत चाहे जवानी में अकेली हो जाए या बुढ़ापे में, उसकी हालत बिना ताले की चाबी जैसी हो जाती है। कमला जी अपनी तकलीफ़ अपनी ननद कांति जी से कहती है। कांति जी बोली, भाभी सच कहा आपने, अब क्या किया जाए? जिस पर बीतती है वही जानता है। आपके पास कम से कम आपका छोटा बेटा संदीप तो है, पर मेरे पास तो कोई भी नहीं है। भाभी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, पर वह तो भला हो भगवान और पंचायत का कि मेरे सर से छत नहीं छीनी गई, पर दोनों बेटों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। आखिरकार मुझे दूसरे शहर की ज़मीन उनके हिस्सों में लिखनी ही पड़ी। पर भाभी, आपके तो दोनों बेटे आपके साथ रखने के लिए तैयार हैं, फिर आप जाते क्यों नहीं हैं? कमला जी बोली, जी, आपको लगता है कि मैं उन लोगों के साथ रह पाऊंगी जो मेरे साथ साल में बस 1 हफ्ता बिताते हैं? उनके साथ पूरी ज़िंदगी काट पाऊंगी? अरे मैं तो अपनी बहू से ज़्यादा अपने पड़ोसियों की पसंद और नापसंद के बारे में जानती हूँ। फिर आप ही सोचिए, मैं वहाँ उतने भीड़ भाड़ वाले शहर में उन लोगों के साथ कैसे रह पाऊंगी? कांति जी बोली, भाभी एक बार कोशिश करके तो देखिए। हाँ, बस यह ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपनी आँख और कान खुले रखिएगा। जैसे हम शादी के बाद अपनी बेटियों को नए घर में भेजते हैं तो समझौता करने की सीख देते हैं, वैसे ही बुढ़ापे में एक माँ को भी सीख चाहिए होती है। तो आप भी थोड़ी कोशिश करके देखिए, और अगर आपको लगे कि आप वहाँ नहीं रह सकती तो वापस चली आइएगा मेरे पास। अगर समर्थ होता तो मैं आपको और खुद को इन सब परेशानियों से दूर अलग घर में रहती। क्या कहूँ, कभी कभी तो जी करता है
वृद्धा आश्रम चली जाऊं। कम से कम इज्जत की 2 रोटी तो मिलेगी। इतना कहकर कांति जी रोने लगी और फ़ोन रख दिया। कुछ दिनों बाद कमला जी को बड़े बेटे पंकज का फ़ोन आया और बोला, माँ आप हमें भी तो कह सकती थी कि आपका वहाँ मन नहीं लग रहा है, फिर बुआ जी से हमारी शिकायत करने की क्या ज़रूरत थी। हम तो आपको कब से कह रहे हैं हमारे पास मुंबई आ जाइए रहने के लिए, पर आप हैं कि मानते ही नहीं हैं। मैं आपकी टिकट करवा कर भेज रहा हूँ और संदीप से कह देता हूँ वह आपको गाड़ी पर बैठा देगा। इतना कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया। कमला जी सोची कि एक बार कोशिश करके देखती हूँ, अगर थोड़ा सा समझौता करने से मेरा बुढ़ापा चैन से कट जाए तो थोड़ी तकलीफ़ सह लूँगी। तभी उन्होंने टीवी पर एक न्यूज़ देखा कि कैसे एक बूढ़ी माँ को बेटा अपने साथ ले गया और सब कुछ अपने नाम करवाकर वृद्धा आश्रम छोड़ आया। तो वह बूढ़ी माता टीवी पर रो रो कर कह रही थी, नमक रोटी अपने घर पर खा लेना, पर कभी अपने बेटों पर भरोसा मत करना। शहर के बच्चे मौसम की तरह बदल जाते हैं। यह बड़े शहर में रहने वाले बेटे माँ को माँ नहीं तिजोरी की चाबी समझते हैं। बस फिर क्या था, जो थोड़ा कमला जी का मन बदला था वह बिल्कुल ख़त्म हो गया और उन्होंने बेटे को फ़ोन करके मना कर दिया। कमला जी का बड़ा बेटा मुंबई में बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत है और अपने घर मुंगेर नहीं आना चाहता था। माँ को एक बार फिर से मनाने की पंकज ने कोशिश की। हर बार की तरह फ़ोन पर माँ को यही कहता है, बाप रे बाप माँ, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में रहने के बाद वहाँ कौन आएगा। आप ही मुंगेर वाला घर बेचकर यहाँ मेरे पास आ जाओ। बैंक में पैसे पड़े रहेंगे और आप बैंक में रखे पैसों का बस खाते रहना। बेफालतू में वहाँ घर को रखकर पैसे बर्बाद कर रही हो। कमला जी बोली, ना बेटा ना, ऐसे कैसे तेरे पापा की प्रॉपर्टी को बेच बाच कर चली आऊँ। इस घर में तुम दोनों का बचपन बीता है और फिर उनकी यादें भी तो है। कितने साल हमने इस घर में बिताए हैं। वैसे भी यहाँ संदीप के रहते कोई कमी नहीं है। हर चीज़ तो यहाँ मिल जाती है हमें। बस तुम लोग 3-4 महीने में आते जाते रहना तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर तुम वहाँ रहो या कहीं और, बस खुश रहो। कमला जी का मंझला बेटा भानु बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। वह भी यही बात कहता। जब भी माँ आने के लिए कहती तो कहता, यहाँ की सारी संपत्ति बेचकर मेरे पास आ जाओ। यहाँ रहने पर आपको पता चलेगा कि इसे स्वर्ग कहते हैं और मुंगेर को नरक कहते हैं। एक बार यहाँ रह लोगी तो फिर दोबारा जाने की इच्छा नहीं होगी। दोनों से निराश होकर कमला जी बस अपने छोटे बेटे संदीप से उम्मीद रखते थे, क्योंकि छोटा बेटा उनके साथ ही रहता था और वह सीधा साधा जीवन जीता था। आज कमला जी को उसके लिए एक लड़की देखने जाना है। अपने बेटे के लिए बिल्कुल उसके जैसी सीधी सादी मीरा को कमला जी ने पसंद किया और अपनी बहू बना ली। भाई की शादी में दोनों भाई परिवार के साथ आए। शादी का कार्यक्रम आयोजित होने के दूसरे दिन दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने शहर लौटने लगे और भाई से बोले, तुम अपने लिए यहीं आसपास में कोई छोटा सा घर क्यों नहीं देख लेते हो। तुम्हारे रहते माँ यह सब बेचने नहीं देगी। वह बार बार संदीप पर दबाव बना रहे थे। तो संदीप बोला, भैया मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। माँ का फैसला आखिरी फैसला होगा। दोनों भाभी कहती, देवर जी देखने में तो आप सीधे साधे लगते हैं, बस हमारे साथ कभी चालबाजी मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि हम बाहर बड़े शहरों में रहें और यहाँ की सारी संपत्ति आप पति पत्नी दोनों हड़प लें। इस पर हमारा भी हक है। जैसे मेहमान आते थे वैसे ही वह भी आकर अपनी मनसा जताकर चले गए। संदीप की शादी क्या हुई
अब तो उन दोनों का फ़ोन भी आना कम हो गया था। संदीप मामूली शिक्षक था, पर उसके पास जितना था वह उसमें ही खुश था। दोनों पति पत्नी कमला जी को किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देते थे। फिर भी दोनों बेटों ने एक बार कमला जी को अपने साथ एक महीने के लिए रहने का आग्रह किया। मीरा बोली, मम्मी जी, आपको भैया भाभी के पास जाना चाहिए। उन्हें यह ना लगे कि आप बस हमारे ही होकर रह गई हैं। हम तो हैं ही यहाँ। अगर आपको वहाँ रहने की इच्छा नहीं होगी तो आप खबर भिजवा दीजिएगा, यह आपको लेने आ जाएंगे। कमला जी मीरा की बात मानकर पहले पंकज के पास मुंबई गई, पर यह क्या, वह घर था या कोई चिड़ियों का घोंसला। चारों तरफ से बंद 2 कमरों का मकान था। बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं, बेटा अपने काम पर चला जाता है, तो बहू कहती है, मम्मी जी, यहाँ हम सब अपना अपना काम खुद करते हैं, क्योंकि काम वाली यहाँ बहुत महंगी पड़ती है। अब आप आई हैं तो इतनी मदद तो कर दीजिए। बहुत दिनों से घर की साफ़ सफाई नहीं हुई है, मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। आप पूरे दिन घर में बैठकर क्या करेंगे, तो हमारे आने तक घर की साफ़ सफाई कर दीजिए, फिर खाना बना कर रखिएगा। हाँ, मैं बाहर से ताला लगा कर जाऊँगी। अब क्या भरोसा, अगर आप सो गई और पीछे से चोर आकर पूरा घर खाली कर गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। बेचारी कमला जी हाँ में सर हिला दी। पर कुछ घंटे बाद मीरा का फ़ोन आया। मम्मी जी, कैसी हैं आप? क्या कर रही थी? आपको पता है, बुआ जी का फ़ोन आया था, आपके बारे में पूछ रही थी। जब कमला जी ने सारी बात बताई तो मीरा को यह जानकर बहुत बुरा लगा कि इतने दिनों से बहू उन्हें अपने पास बुला रहे थे और आज माँ के लिए उनके पास वक्त नहीं है, और तो और उनसे घर का काम करवाया जा रहा है। मीरा ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, अपने घर का काम करने में कैसी शर्म। कमला जी बोली, इसका मतलब जब लौटकर मैं मुंगेर आऊँगी तो क्या मुझे वहाँ भी घर का काम करना पड़ेगा? मीरा हंसकर बोली, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, घर के काम करने के लिए मैं हूँ ना। अब मैं वहाँ के मामले में क्या ही कर सकती हूँ। अब तो यह रोज़ की ही बात हो गई थी। कमला जी घर का सारा काम करती, फिर खाना बना कर रखती। शाम में बेटे बहू आते, खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बच्चे भी कभी दादी के पास आकर बैठते नहीं थे, और ना ही बेटे को फुर्सत थी कि वह माँ से 2 बातें कर सके। और फिर बहू अगले दिन का सारा काम उन्हें समझाती। घर से निकलने की तो बात ही दूर है, वह तो अगल बगल वालों को भी अभी तक अपनी आँखों से देखी नहीं थी, तो उनका मन वहाँ नहीं लग रहा था। देखते देखते 15 दिन बीत गए। कमला जी पंकज से बोली, बेटा पंकज, तू मेरे वापस जाने का टिकट करवा दो। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ घुटन होती है। ना तो तुम लोग घर में रहते हो, ना किसी का आना जाना, और ना तुम लोगों के पास फुर्सत है। मैं तो स्वच्छ छांव के लिए भी तरस जाती हूँ, और फिर इस उम्र में घर का काम मुझसे नहीं हो पाता है। बड़ा शहर तुम्हें मुबारक हो। मेरा मुंगेर मुझे अपनेपन का एहसास देता है। नाराज बेटा बोला, माँ, अब जा रही हो तो फिर आने का नाम मत लेना, आने जाने में भी पैसे लगते हैं। बहू बोली, आप भी हद करती हैं मम्मी जी, थोड़ा सा घर का काम क्या कर ली, आप तो सुनाने ही लग गई। अब क्या किया जाए पंकज, मेढक तो जब खुली जगह में रखो तो उसे वहाँ का वातावरण पसंद नहीं आता है। तो तुम्हारी माँ की भी हालत उस कुएं की मेढक जैसी हो गई है। कमला जी बोली, बहू, बड़े शहर में आकर क्या रिश्ते बदल जाते हैं? क्या बेटे के लिए माँ का प्यार बदल जाता है, या बहू के लिए अपनी सास की इज्जत बदल जाती है? यह शहर तुम्हें ही मुबारक हो।
बस मेरे जाने का टिकट करवा दो। फिर क्या था, बेटे बहू ने दिमाग लगाया कि माँ अगर मरा जाए तो सारी संपत्ति का बंटवारा आराम से हो जाएगा। और दोनों माँ को बोले, माँ अभी आप 1 हफ्ते बाद जाना। आपकी बहुत इच्छा थी ना बाहर घूमकर आने की, तो गणेश विसर्जन के बाद सब घूमने जाएंगे। इसीलिए बेटा माँ को एक गाड़ी में बैठाकर बहाना बनाकर चला गया था। कांति जी ख्यालों से बाहर आई और उनको घर लेकर पहुँचे तो देखा संदीप मीरा किसी काम से विदेश गए हुए थे। उन्होंने संदीप को फ़ोन करके तुरंत घर आने को बोला। जब तक संदीप मीरा घर लौटते, कांति अपनी भाभी कमला जी के साथ ही थी और उनका इलाज करवाकर उनका ख्याल रख रही थी। कमला जी धीरे धीरे अच्छा महसूस करने लगी थी। फिर एक दिन दूसरे बेटे का फ़ोन आया, माँ जब भैया के साथ आप रह सकती हैं तो मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? कुछ दिन मेट्रो सिटी में रहकर देखिए, यहाँ का मौसम बहुत इस तरह अच्छा होता है। कमला जी बोली, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। तुम्हारे भाई के घर रहकर देख आई हूँ, जैसे जैसे मौसम बदलता है रिश्ते भी बदलने लगते हैं। उसने तो मुझे मरने के लिए ही छोड़ दिया था। अब मैं भली और मेरी मिट्टी भली। अब तो बस जीवन के आखिरी सांस यही ले लूँ। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन को रख दिया। कुछ महीने बाद कमला जी घर के बरामदे पर बैठी चाय पी रही थी। तभी वहाँ एक परिवार के साथ पधारे और बोला, क्या आप ही कमला जी हैं? आपके बेटों ने हमें भेजा है इस घर को देखने के लिए, तो क्या हम इस घर को देख सकते हैं? कमला जी आश्चर्य से बोली, जरा ठहरो, आपको गलत फहमी हुई होगी या फिर किसी ने आपको गलत खबर दी है कि यह घर बिकाऊ है। अभी मैं जीवित हूँ, मेरे जीते जी यह घर नहीं बिकेगा और मेरा बेटा अभी घर पर नहीं है, इसीलिए आप घर नहीं देख सकते हैं। वैसे भी यह एक मकान नहीं बल्कि मेरे पति द्वारा मुझे अनमोल उपहार मिला है, जिसे बड़े ही शौक़ से मेरे पति ने बनवाया था। तो आप जाइए यहाँ से। आगंतुक बोला, माता जी घर तो हर कोई बनाता है, फिर एक न एक दिन उसे बेच ही देता है। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको सारे पैसे कैश में देने को तैयार हूँ। आप कहेंगे तो मैं कल के कल ही पेमेंट कर दूँगा। बस मुझे एक बार घर तो देखने दीजिए। तभी मीरा अंदर से आई और बोली, आपको एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है। जब मेरी सासू माँ ने कह दिया कि यह मकान नहीं बेचना है तो नहीं बेचना है। आप कृपया यहाँ से चले जाइए। हमारे घर में मेहमानों के साथ बड़ी अदब से पेश आते हैं। माँ अपने उस आदमी को घर क्यों नहीं देखने दिया? और मीरा कौन होती है उसे वहाँ से भगाने वाली? हमें कह रहे हैं उस घर को बेच दीजिए और हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। हमने बहुत कोशिश की आप हमारे रास्ते से हट जाएं, लेकिन नहीं, आप तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी हैं। तो बेहतर होगा उस घर को बेच दीजिए। उसमें से कुछ पैसे हम आपके लिए छोड़ देंगे ताकि आप वृद्धा आश्रम में जाकर आराम से रह सकती हैं। कमला जी बोली, वाह बेटा, मेट्रो सिटी में क्या रहने लगे? तुम इतने एडवांस हो गए कि जीते जी अपनी माँ को वृद्धा आश्रम भेजने की बात कर रहे हो। अरे थू है तुम्हारे जैसे बेटों पर। तुम जैसे लोग कितने भी बड़े शहर में चले जाएं, परंतु उनकी मानसिकता अंदर से उतनी ही खोखली और काली होगी। बेटा, माँ को तुम लोगों ने माँ कहाँ समझा? तुम लोग तो मुझे तिजोरी की वह चाबी समझ रहे थे जिसे बस अपने कब्जे में लेना चाहते थे, इसीलिए मुझे अपने पास बुलाते थे ना। आज कहती हूँ पलट कर इधर का रुख मत करना। आज से मेरे लिए बस एक ही बेटा है। तुम दोनों तो वह लालची भेड़िए हो जो आज अपनी माँ को खा जाओगे और कल को अपने सीधे साधे भाई को भी।
पर मेरे जीते जी मैं यह होने ही नहीं दूंगी। आज से और अभी से मैं तुम दोनों से हर रिश्ता ख़त्म करती हूँ। इतना कहकर कमला जी ने फ़ोन रख दिया। कमला जी का रो रो कर बुरा हाल था। बहू उन्हें समझा रही थी। वह एक ही बात कहे जा रही थी, आखिर क्या कमी रखी मैंने उन लोगों के पालन पोषण में, जो आज वह लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। संदीप सीधा था, इसीलिए आज तक वह लोग उसे दबाते आए। पर मैं सोचती थी बड़े भाई हैं, उसे समझा रहे हैं, पर नहीं, इसीलिए वह इसे दबाते थे ताकि वह अपनी दबंगई दिखा सके और यह चुपचाप उनकी बात मान ले। पर नहीं बहू, याद रखो, अपनी हक के लिए इंसान को खुद आवाज़ उठानी पड़ती है। मैं जीते जी सब कुछ ठीक कर जाऊंगी ताकि मेरे बाद संदीप को कोई तकलीफ़ ना हो। अगले ही दिन कमला जी ने अपनी वकील को बुलवाया और अपने मकान का पेपर तैयार करवाया और नॉमिनी में उन्होंने छोटे बेटे संदीप का नाम दिया। और दोनों बेटों के लोभ से उद्विग्न कमला जी ने अपना निर्णय सबको सुना दिया और अपने चिंतित मन को शांत किया और आखिरी में अपने दोनों बेटों के नंबर को ब्लॉक कर दिया। संदीप और मीरा का स्वभाव इतना अच्छा था कि अब कांति जी भी अक्सर वहाँ जाकर रहती थी। संदीप कई बार कहता, बुआ जी आप यहीं क्यों नहीं रह जाती हैं? आप रहती हैं तो माँ का भी मन लगा रहता है। कांति जी कहती हैं, बेटा लोग तो चाहते ही हैं कि मैं उस घर से कब निकल जाऊं ताकि सारी संपत्ति मेरे लालची बच्चे अपने नाम कर ले, और मैं जग हंसाई नहीं चाहती। लोग क्या कहेंगे कि जीवन के आखिरी पड़ाव में मायके जाकर रह रही है। तुम लोगों से मुझे इतनी इज्जत मिलती है, यही मेरे लिए बहुत है। फिर भी कभी कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारे पास ही तो आऊँगी। वक्त बीता, मीरा ने खुशखबरी दी। अब पूरा समय कमला जी का बच्चों में ही बीतने लगा था। अब उन्हें अपने दोनों बेटों की याद तो आती थी, पर जब भी आती थी आंखों में आंसू और दर्द भी याद आते थे। मीरा ने अपनी सास को यह दर्द नहीं देखा जाता था, तो मीरा ने बुआ जी के साथ मिलकर फिर से एक बुटीक खोला और गली गली में कमला जी के सिलाई कढ़ाई के पोस्टर लगवा दिए। पहले तो कमला जी नहीं मानी, पर जब मीरा और कांति जी ने कमला जी की हिम्मत बढ़ाई तो उन्होंने एक बार फिर से कपड़े डिजाइन करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका काम लोगों को पसंद आने लगा तो कमला जी की हिम्मत भी बढ़ने लगी थी। गांव से लेकर शहर सब जगह कमला जी के नाम की चर्चा होने लगी थी। मीरा अपनी सास की ढाल बनकर हमेशा उनके साथ खड़ी रहती। समय बीता, कमला जी के काम को देखकर बड़े बड़े सितारे उनसे अपने ड्रेस डिजाइन करवाने लगे। अब तो अखबार की कलम भी कमला जी की तारीफ बटोरने लगी थी। कमला जी ने अलग अलग शहर में अपने बुटीक खोल दिए थे, जहां एक से एक डिजाइन उनके द्वारा डिजाइन किए हुए मिलते थे। करीब करीब 4 साल की मेहनत के बाद आज फिल्म फेयर अवार्ड में कमला जी को बेस्ट डिजाइन का अवार्ड मिला था। तो कमला जी की आंखें भर आई जब 4 साल पहले बेटे ने मरने के लिए माँ को नहर में धक्का देने का सोचा था, और आज मीरा और ननद की वजह से वह एक चमकता सितारा बनकर आसमान में चमचमा रही थी। अब तो जैसे कमला जी काम और हौसले को पंख लग गए थे। छोटे मार्केट से लेकर मुंबई के मॉल तक कमला जी का नाम छाया रहता। आज इसी खुशी में मीरा ने एक शानदार पार्टी रखी थी। बेटों को जब माँ की हैसियत पता चली तो भिखारी की तरह दौड़े चले आए, लेकिन उस भरी पार्टी में कमला जी ने अपने बेटे बहू को पहचानने से इनकार कर दिया। आज कमला जी मुंबई की टॉप बिल्डिंग में रह रही हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है उन्हें। आज उन्हें बेटे जब माँ का नाम अखबार में या उनका टीवी पर इंटरव्यू देखें
तो हाथ मल कर रह जाते। आज उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि नई स्टोरी आप तक पहुंच जाए। कहानी को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।